का तरीका तो अलग अलग होता है, लेकिन मैं अपना अगर आपको तरीका बताऊँ तो मैंने क्या किया था कि हाँ, आपका तरीका जानना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं गाइस बता दूं, ये जो बैच अभी है इसका टॉपर है, ये रैंक 1 है इनका, तो ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस मैटर करेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नए उड़ान। मैं हशमत सईद, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के कमेंट्स के मुताबिक, मैसेजेस के मुताबिक फिर मैं एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज बहुत ही इन्फॉर्मल तरीके से मैं आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। अब देख सकते हैं लोकेशन में कहाँ खड़ा हूँ, छत पे खड़ा हूँ, पूरा बैकग्राउंड वगैरह देख सकते हैं। अब बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जामिया MCRC के बारे में, और MCRC में स्पेशली MA CJ यानी MA इन कन्वर्जन जर्नलिज्म के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो MA इन कन्वर्जन जर्नलिज्म करना चाहते हैं, बट पता नहीं है ये MA इन जर्नलिज्म क्या है, कैसे तैयारी करनी है, किस तरह के पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितने फेज़ में एग्ज़ाम्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो MA CJ में इनरोल है उस स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे और एक एक चीज़ जानने की हम कोशिश करेंगे। बाय द वे, बातचीत के दौरान कोई बात ऐसी छूट जाए जो आपको लग रहा है वो बात भी हमें करनी चाहिए थी, हमने नहीं की, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ रहता है, वेलकम है। या फिर डायरेक्ट आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होता है। आइए डायरेक्ट हम फिर मिलते हैं वीडियो में। सो अनिकेत सिंह चौहान, आपका हमारे वीडियो में और नई उड़ान में स्वागत है। थैंक यू। अनिकेत, आपको पता है जो आज की इस वीडियो में हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के MCRC के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, और स्पेशली जो MA CJ है, MA इन कन्वर्जन जर्नलिज्म, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मुझे आप बताएं ब्रीफ, ये कन्वर्जन जर्नलिज्म क्या है? देखिए, कन्वर्जन जर्नलिज्म जो कोर्स है उसके नाम से ही अगर हम उसके नाम को समझेंगे तो हमें कोर्स भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा जी। तो कन्वर्जेंट का मतलब होता है अलग अलग तरीकों की चीज़ों को एक मिलाकर कोई काम करना या फिर किसी काम की शुरुआत करना, और कन्वर्जन जर्नलिज्म का मतलब होता है अलग अलग तरीके के पत्रकारिताओं को या अलग अलग तरीके के जर्नलिज्म्स को मिला के एक जर्नलिज्म बनाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंट या लिखने वाला आपका जो न्यूज़पेपर में आप मैगजीन्स लिखते हैं वो जर्नलिज्म, डिजिटल या इंटरनेट वाला जर्नलिज्म, टीवी वाला जर्नलिज्म, रेडियो वाला जर्नलिज्म, उन सब को जो अलग अलग तरीके के, उन सबको, उन सारे मीडियम्स को मिला दिया जाता है इस कोर्स में, और आपको सारा का सब कुछ सिखाया जाता है। ऑल इन वन है इसमें, ऑल इन वन है, सब कुछ सिखाया जाएगा। जितने तरह के जर्नलिज्म हो सकती है सब कुछ यहाँ पे मिल सकता है आपको MA CJ में। तो MA CJ क्लियर हो गया। अब चूँकि लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी था, जो बहुत सारे लोग जब जामिया में वेबसाइट सर्च करते हैं उन्हें पता चलता है MA CJ है, बट क्या है, इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग। हम बात करेंगे इसमें यहाँ तक पहुँचने की प्रक्रिया के बारे में बेसिकली। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ये किस तरीके से इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कितने फेज़ में होता है? देखिए हशमत, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जिनको 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक रिटन एग्ज़ाम है, एक आपका इंटरव्यू होता है और एक आपका पोर्टफोलियो होता है। तो आज मैं चाहूँगा जो पोर्टफोलियो और इंटरव्यू की बात ना करें, सिर्फ जो रिटन सेक्शन है उस पर हम बात करें। हाँ जी, ठीक है। तो जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें मिक्स होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों, यानी आपको उसमें लिखना भी पड़ेगा खुद से। रिटन एग्ज़ाम होता है, प्लस उसमें कुछ MCQs भी होते हैं। तो 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 20 शायद MCQs हैं और बाकी जो है आपका रिटन 180 का रिटन होता है। हाँ जी, वो 20 और 180 में जो रिटन वाला पार्ट है वो ज़्यादा ऑब्वियसली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा मार्क्स रखता है। तो वो जो जितना मुझे याद है, मैंने भी शायद पेपर 6 महीने हो गए मुझे दिए। हाँ, बिल्कुल एक लंबा समय हो गया। जो पेपर था उसमें देखिए बेसिकली कन्वर्जन जर्नलिज्म में जो आपका पेपर होता है उसमें वो ये जानना चाहते हैं कि आपको एक रिपोर्ट लिखनी आती है कि नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने ग्रेजुएशन में भी पत्रकारिता ही करी हो, आप कुछ भी करके आ सकते हैं। हाँ, यही मैं पूछने वाला भी था आपसे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना भी चाहते हैं अगर मैं MA इन कन्वर्जन जर्नलिज्म करना चाहूँ या फिर करने जा रहा हूँ तो क्या मेरा बैचलर भी मीडिया से या फिर कम्युनिकेशन से होना ज़रूरी है या नहीं है? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बट आप ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट से, आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, चाहे आपने वो BA किया हो या फिर आपने BCom किया हो, BCA किया हो, कुछ भी। अरे कुछ लोग तो यहाँ मुझे मिले जो इंजीनियरिंग करके आए, BTech करके आए। हाँ ज़रूर, इंजीनियर्स आपको हर जगह मिलेंगे। बिल्कुल। तो इंजीनियर्स भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, मतलब बस आपके अंदर एक पत्रकार बनने की एक चाह होनी चाहिए और पोटेंशियल होना चाहिए, और बनना कैसे वो आपको इस इंस्टीट्यूट में सिखा दिया जाएगा। बिल्कुल। तो वो जब हम पेपर लिखते भी, आंसर्स भी लिखते हैं, तो एग्जामिनर्स ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि जो भी लिखा जाएगा एकदम परफेक्ट लिखा जाएगा। हाँ, उनको भी पता है सीखने के लिए। हाँ जी, एग्जैक्टली, उनको भी पता है सीखने के लिए आए, लेकिन हाँ आपको
अपना बेस्ट देना होगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये है उसमें अब जितना मुझे रिटन में याद है उसमें जो सवाल हैं अलग अलग तरीके के, एक सवाल होता है जिसमें आपको कुछ छोटे छोटे बाइट्स दे दी जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जैसे रात को 7 बजे जामिया नगर में एक एक्सीडेंट हुआ, एक मोटर बाइक थी, एक गाड़ी थी और उसके बाद पुलिस आई। अब इसके इन ऐसी 2-3 छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के पीसेस और होंगे, उन सबको मिला के आपको एक पूरा का पूरा रिपोर्ट बनानी होगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं आपको रॉ मटेरियल्स दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। एग्जैक्टली आपको रॉ मटेरियल्स दे देंगे, आपको एक रिपोर्ट बनानी है, तो वो एक पार्ट है। दूसरा, कोई भी आज के समय का कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो जैसे अगर आज के समय मान लूँ G20 बड़ा, हाँ जी, हॉट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है और शायद वो एग्जाम में भी आ सकता है। तो क्या G20 के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। G20 में जैसे भारत ने ग्लोबल साउथ की बहुत बात करी है, जो अभी भी देश डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है, उनके आवाज़ बनने की बात करिए, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपका ओपिनियन जानने के लिए। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, कुछ आइडिया? ऐसे एग्जैक्टली तो हर एक क्वेश्चन का ब्रेकअप कितना होता है ये मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, 20 अराउंड आई थिंक 20 मार्क्स का MCQ, 180 मार्क्स। अनिकेत, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो MCQ की सेक्शन होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? देखिए, MCQ में 2 चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स, आपका जनरल नॉलेज। तो अगर एग्ज़ाम आपका जिस भी दिन होता है, आप समझ लीजिए उससे करीब 2 से 3 हफ्ते पहले पेपर पूरा फाइनल हो जाता है। हाँ। तो आप उससे आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि उससे 6 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए। जनरल नॉलेज तो नॉर्मल आम बातें हैं। हाँ। और उसमें स्पेसिफिकली जो जर्नलिज्म सेक्टर या मीडिया सेक्टर जो है, उसमें अगर कोई नई चीज़ हुई है, कोई नया चैनल खुला है, कोई बड़ा एंकर या कोई बड़ा पत्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन गया है, जितने भी आपके ये पत्रकार हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके एडिटर इन चीफ, बिल्कुल, इनके ओनर्स वगैरह, यानी मीडिया इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से, फिल्म से जुड़े सारी खबरें होती हैं। क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। पिछले पेपर के जहाँ तक मुझे याद है, मैंने पेपर देखा है, उसमें तो जैसे अल जजीरा के एक रिपोर्टर का वो हो गया, डेथ हो गया था ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग, उसमें दानिश सिद्दीकी हो गया, दानिश सिद्दीकी के बारे में भी। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। और हाँ, एक बल्कि और क्वेश्चन जो जैसे ये जर्नलिज्म के जो अवार्ड्स होते हैं, रेडिंग के अवार्ड्स हो गया आपका इंडिया में, और GD गोयनका के जो अवार्ड्स होते हैं, प्लस इंटरनेशनल जो पुलिट्जर प्राइज, कोलंबिया इंस्टीट्यूट, ऑस्कर अगर जरूर देख लीजिएगा, फिल्म से रिलेटेड वगैरह। ऑस्कर्स आपको पता होने चाहिए। और ऑस्कर से ज़्यादा, क्योंकि मास कम्युनिकेशन कोर्सेस में थोड़ा फिल्मों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, CJ में पुलिट्जर प्राइज़ और न्यूयॉर्क टाइम्स का बुकर प्राइज़, इन सब को बुकर प्राइज़ और न्यूयॉर्क टाइम्स का जो प्राइज़ होता है, इन सब के बारे में आपको और एक पता चीज़, हाँ, ये चीज़ है जो जिनको मिला, जो नॉमिनेट हुए, हाँ जी, सबको देखना है आपको। और स्पेसिफिकली इंडियंस अगर हैं तो ज़रूर। ओके, सो अनिकेत, अब लोगों का एक ओवरव्यू समझ में आ गया, जो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल बुक नहीं आती है, ठीक है, और टाइम भी लगभग नज़दीक आ चुका है, 2 से 3 महीने का समय है। जो लोग MSCJ की तैयारी करना चाहते हैं, फिर अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो तैयारी के लिए क्या चीज़ को फॉलो करें वो? अब देखिए हशमत, सबका तरीका तो अलग अलग होता है, लेकिन मैं अपना अगर आपको तरीका बताऊँ तो मैंने क्या किया था कि हाँ, आपका तरीका जानना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं गाइस बता दूँ, ये जो बैच अभी है इसका टॉपर है, ये रैंक 1 है इनका, तो ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस मैटर करेगा। तो देखिए हशमत, इसमें 2 चीज़ें आई थिंक मैं सबसे पहले हाईलाइट करूँगा कि एक तो ये जो टेस्ट ये जो होता है, इसके लिए आप पूरी तरीके से कभी भी प्रिपेयर नहीं हो सकते केवल 2 या 3 महीनों में, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो बनाया ही ऐसे जाता है, बिल्कुल, कि आपकी जो नॉलेज है पिछले, जब से आपको होश आए हैं, जब से आपने पढ़ाई चालू करी है, तब से जो थोड़ा बहुत आपने इधर उधर से जाना होगा, क्योंकि हर चीज़ इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतने वास्ट चीज़ है, तो हर चीज़ आप नहीं पढ़ सकते। हाँ, लेकिन आप अपने आप को तैयारी आप इस हिसाब से कर सकते हैं कि आप किसी क्वेश्चन में चूके ना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आराम से क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो जो मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ कि मैंने क्या किया था कि एग्ज़ाम से मतलब आप समझ लिए यही फरवरी से मैंने स्टार्ट किया था। तो फरवरी से चालू करके मैंने एक नोटबुक ली, नोटबुक में अपना कोई भी बड़ा टॉपिक जैसे जैसे वो घटनाएं घट रही थी उसके हिसाब से मैंने एक हेडिंग बना ली उसमें। तो जैसे हमारे टाइम पे यूक्रेन और रशिया वाली जो लड़ाई थी उस समय वो शुरू नहीं हुई थी, वो शुरू होने वाली, श्रीलंका क्राइसिस भी चल रही थी। हाँ जी, श्रीलंका क्राइसिस भी चल रही थी। तो ये सब जो चीज़ें, इनमें क्या किया मैंने, एक उसकी हेडिंग बनाई, थोड़ा बहुत सर्च किया, आपको इन्फॉर्मेशन आजकल बहुत आसानी से मिल जाती है, इंटरनेट द्वारा, न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी मिल जाती है। तो सबसे पहले कौन है, क्यों ये चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों के बेसिस पर आप एक अपना छोटा सा एक इंफॉर्मेशन बैंक बना लीजिए। और उसके बाद ऐसे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके इवेंट्स बढ़ते जाएंगे, तो इससे आपको 2 फायदे होंगे।
एक तो जो रिटन आंसर होगा आपका वो ऑब्वियसली ज़्यादा रिच हो जाएगा, उसमें आप फैक्ट्स उसमें एक वगैरह आपका ओपिनियन का भी लिखने के लिए आता है तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। हाँ जी एग्जैक्टली वो क्या है कि आपका जो ओपिनियन है वो एजुकेटेड ओपिनियन होगा। आपको जब सारी चीज़ें हर तरफ की चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप जब लिखेंगे तो आपकी जो लिखाई है उसमें वो दर्शाएगा कि आपने अच्छे से पढ़ा है। एक तो बात ये है कि रिटर्न में आपकी हेल्प करेगा। दूसरा, जब आप इतना ज़्यादा डेप्थ में जाके एक एक चीज़ को देखते हैं तो क्या होगा कि इंटरव्यू के समय भी आपको बहुत मदद करेगा, और मुझे भी बहुत मदद किया था। और इसमें देखिए बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, दिन का आधा एक घंटा भी आप देते हैं, दिन के 2 टॉपिक्स भी आप लिख लेते हैं, उतना काफ़ी। और ये मैं ज़रूर बोलूँगा, आपने जैसे एक पेज पे आपने पूरा टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी 1-2 पेज पे, उसके बाद 2-3 पेज छोड़ दीजिए, क्योंकि बाद में कोई अपडेट आता है। हाँ जी, जैसे यूक्रेन वॉर का मैं आपको बता रहा था, जब मैंने लिखा था उस समय शुरू हो रहा था और ज्यादातर लोगों का कहना था कि लड़ाई नहीं होगी। हाँ। 2-3 पेज छोड़े और वो 2-3 पेज तो फिर ऐसे बढ़े कि अभी भी वो चल ही रहा है। बिल्कुल। तो हाँ। सबसे ज्यादा तो यही था। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है न्यूज़पेपर्स पढ़ना, और आपका इंटरनेट पे जो खबरें वगैरह आती हैं वो पढ़ना। इंटरनेट से ज़्यादा मैं न्यूज़पेपर बोलूँगा, भाई थोड़ा ओल्ड स्कूल लगूंगा मैं ये बोलते हुए कि न्यूज़पेपर आप सजेशन देना चाहेंगे कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं। तो न्यूज़पेपर्स जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो केवल एक न्यूज़पेपर से अच्छा है आप 2 न्यूज़पेपर पढ़ें। और उसमें भी मैं ये, जैसे मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि अगर आप अंग्रेज़ी का एक अखबार पढ़ रहे हैं, आप हिंदी का भी एक अखबार पढ़ें, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे आपको एक तो इंटरव्यू के समय ये बड़ी हेल्प होती है। बिल्कुल। जब आप बताते हैं ना कि आपने एक अंग्रेजी का भी अखबार पढ़ रहे हो और एक हिंदी का भी अखबार पढ़ रहे हो, तो टीचर्स को भी समझ आता है कि ये दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहा है। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जो अंग्रेजी के पत्रकार जो ये पत्रिकाएं होती है, अखबार होते हैं, ये एक अलग ऑडियंस के लिए लिखे जाते हैं, और हिंदी के जो वो अलग ऑडियंस के लिए। और लिखने का तरीका, फॉर्मेट भी अलग होता है। हाँ, काफ़ी अलग होता है, तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से मिल जाती है। तो अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो अंग्रेजी में इंडियन एक्सप्रेस था कुछ समय के लिए, उसके बाद हिंदुस्तान टाइम था कुछ समय के लिए, तो ऐसे दोनों में चलता रहा। ज़्यादातर समय के लिए मुझे जो याद है इंडियन एक्सप्रेस रहता था। और हिंदी जो पेपर था वो था हिंदुस्तान। हाँ, हिंदी पेपर हिंदुस्तान रखा था मैंने, और अंग्रेजी का पेपर जो था वो इंडियन एक्सप्रेस। गाइज एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो हम लोग पेपर जब डिस्कस कर रहे थे 2 लैंग्वेज का हमने लिया यहाँ पे, तो आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है, जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करो तो 3 लैंग्वेज का आपके पास ऑप्शन होता है। चाहे आप हिंदी में लिखो पेपर, इंग्लिश में लिखो पेपर, या फिर उर्दू में लिखो पेपर, ठीक है, ऑप्शन होता है। क्वेश्चन आपका इंग्लिश में ही होगा, बट आपके पास ऑप्शन होगा, आप तीनों में से जिसमें कंफर्टेबल है उसमें आप लिखो। अनिकेत, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि फॉर्म्स बहुत ज़्यादा आते हैं MCRC के लिए, खासतौर से CA वगैरह के लिए, सीट लिमिटेड है, 20 सीट्स ऑनली। तो किस तरीके से आंसर को इतना अट्रैक्टिव बना के लिखा जाए जो हमारे व्यूवर्स हैं वो देखें, ताकि वो 20 में आ जाए, है ना? समझ रहे मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ गया। देखिए, जो आंसर राइटिंग का जो आई थिंक तरीका है, उसमें एक तो अगर आप कोई भी आंसर लिखते हैं तो केवल आप कभी भी अपने उसमें मतलब ऐसा मत कोशिश करिएगा लिखने का कि आई थिंक या मैं सोचता हूँ कि ऐसा है। अगर आप कोई अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, अगर आप कोई बात बोल रहे हैं, तो उसको फैक्ट्स और कोई फिगर्स के साथ ज़रूर उसको बैक करें। तो उससे क्या होगा कि आपका एक जो आंसर है उसमें कुछ नंबर्स दिखाई देंगे टीचर को, क्योंकि देखिए बहुत कॉपीज होती हैं, हर कॉपी पूरी एक लाइन तो चेक नहीं हो पाती। लेकिन जब आप एक जो पेपर होता है, जिस तरीके से हम बोर्ड्स के एग्जाम भी लिखते थे, आप फैक्ट्स और फिगर्स डालिए, आप जो अपना आंसर है उसको थोड़ा क्रिस्प रखिए, कंसाइज रखिए, मतलब छोटा रखिए और अच्छा रखिए, और अंडरलाइन भी करिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो उससे क्या होगा, जो एग्जामिनर है डायरेक्ट हाईलाइट हो जाएगा। हाँ जी एग्जैक्टली, वही हाईलाइट हो जाएगा। उसने आपका पेपर खोला, उसने देखा कि भाई ये तो ये हाईलाइटेड है, उसने वो हाईलाइटेड चीज़ें देखी, उसको लगेगा कि हाँ जी आंसर तो पूरा है, और वो फिर अपने आप करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो मार्क्स देखिए, क्योंकि पत्रकारिता में अगर आप में से जो भी आएगा ये बोला जाता है कि हमेशा अच्छा होने की गुंजाइश तो है ही, तो फुल मार्क्स की तो बात छोड़ ही दो, लेकिन आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। तो ये आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपना आंसर अच्छा बनाने के लिए। कंसाइज रखिए, एक आंसर सीधा लिखना शुरू मत करिए, कम से कम 2 से 3 5 सेकंड 10 सेकंड आप लीजिए, सोचिए कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मतलब दिमाग में एक रफ फ्रेम बना लीजिए, उसके बाद फ्रेम बना लीजिए, एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसके बाद आप लिखना चालू करिए, आपका आंसर अपने आप अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, और वो पूरा मतलब जिस तरह से कौन सा पैरा कब आएगा तो पूरा एक सीक्वेंस बनता चला जाएगा, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होगा। एग्जैक्टली। तो वैसे उम्मीद करूंगा ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे आप तो, क्योंकि मैं किसी ऐसे आम आदमी से बात नहीं कर रहा हूँ, टॉपर से बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अनिकेत,
लास्ट में अपने तरफ से कुछ सजेशन अगर आप देना चाहें हमारे व्यूवर्स को जो लोग MSCJ के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए MSCJ जो कोर्स है इसकी जो वेबसाइट पे अगर आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में जाएंगे कोर्स के, तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि ये कोर्स का एग्ज़ाम इस तरीके से ही कंडक्ट करे जाते हैं कि जो टीचर्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत कुछ नहीं करनी पड़ी। तो मतलब उनका कहना है कि आपके अंदर पहले से वो चाह होगी तो आप अपने आप पेपर निकालेंगे। तो डरिए बिल्कुल भी मत। अगर आपको एक जर्नलिस्ट बनना है, आपका वो मन है, आप अच्छे से और सच्चाई से तैयारी करेंगे और पेपर देंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए थोड़ी बहुत नर्वसनेस और थोड़ा बहुत डर तो सभी को लगता है, बिल्कुल, और मुझे भी लगा था। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपका ऑब्वियसली आपका सामान अच्छा चला होता जाएगा। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि आंसर राइटिंग में ही 5W1H ये एक पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर जो आपके आंसर है उसमें भी, और जो आप आर्टिकल्स लिखेंगे पेपर में और कहीं बाहर भी, तो 5W1H काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका बेसिकली आप लोग अपने हिसाब से मतलब भी चेक कर सकते हैं। बट अगर एक शॉर्ट में मतलब बताऊँ तो सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सबसे ऊपर होगी, और सबसे जैसे जैसे आपका आर्टिकल बढ़ता जाएगा इन्फॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस जो है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी और वो बढ़ता रहेगा उसका जो साइज़ है। तो आप कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि 5W1H क्या है, क्योंकि उसमें भी आप देखेंगे सबसे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। जैसे मैंने आपको जामिया नगर वाला एक्सीडेंट का बताया, तो 5W1H के हिसाब से सबसे ऊपर ये लिखा जाएगा कि कल शाम 7 बजे जामिया नगर में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक बाइक सवार और एक गाड़ी सवार का एक्सीडेंट हुआ। बाइक सवार अभी अस्पताल में और गाड़ी सवार ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आप फिर नीचे आएंगे कि पुलिस आई, पुलिस ने ये किया, हॉस्पिटल यहाँ है और गाड़ियों का एक्सीडेंट बढ़ रहा है इंडिया में, क्या थी, हाँ जी, स्पीड क्या थी और सड़कें खराब हैं, वो सब बाद में आएगा। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे ऊपर, उसके बाद में 5W1H जरूर याद रखिए। और ये सूत्र है, और 5W1H कोई अलग नहीं है, ये इंग्लिश वाला ही 5W1H है। ठीक है, तो बस इसी को फॉलो करना है आपको। अनिकेत सिंह, इतने सारे अहम जानकारी देने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करूंगा जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आकर आपसे एज ए जूनियर मिलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। वेलकम।